हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट का नाम है यूनिट 4, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी। ठीक है, एमपी की ज्योग्राफी। और इसका हम लोग चैप्टर सेकंड उठाया है। चैप्टर का नाम है मध्य प्रदेश की जलवायु, चैप्टर 2 है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको भारत की जब जलवायु मैंने पढ़ा था, इसमें कॉन्सेप्टिव फॉर्म में पढ़ाया था मैंने उसको, और साथ में ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कराए थे। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग मध्य प्रदेश की जलवायु भी पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके पश्चात इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। देखिए मैप में, देखिए मध्य प्रदेश कहाँ पर है? भारत के एकदम मध्य में स्थित है। जब मध्य में स्थित है, इसका आंसर ये होगा कि जैसा कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उसी प्रकार मध्य प्रदेश की जलवायु भी कैसी होगी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यहाँ पे मानसूनी जलवायु की सारी विशेषताएं पाई जाएगी। अब मानसूनी जलवायु होती क्या है? तो यही मैंने बताया था, समय के अनुसार या ऋतु परिवर्तन के अनुसार जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, तो वही क्या कहलाता है? मानसूनी जलवायु। ठीक है, और कौन सा मानसून आता है भारत में? दक्षिण पश्चिमी मानसून। अधिकांश वर्षा किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश में या फिर भारत में मानसूनी जलवायु होने के प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, किन वजह से यहाँ की जलवायु कैसी होती है? मानसूनी होती है। ठीक है, देखते सबसे पहला इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण है, देखिए यहाँ से गुजरती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो सबसे पहला कारण क्या है जलवायु का? तो कर्क रेखा की उपस्थिति। ठीक है, और दूसरा कारण क्या हो जाएगा? समुद्र से दूरी। ठीक है, देखिए यहाँ से समुद्र की दूरी कितनी है मध्य प्रदेश के बीच में? अत्यधिक है। इस कारण यहाँ की जलवायु कैसी होगी? मानसूनी जलवायु होगी। साथ ही कभी कभी जब हम लोग पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का विभाजन, तो आपने पढ़ा होगा कि मध्य भारत की जलवायु किस प्रकार की है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे पूरा मध्य प्रदेश। ठीक है, अभी तो हम लोग केवल जलवायु देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, तो उसमें प्रत्येक पठार या प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की होगी उसका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय होने के मुख्यतः 4 कारण हैं। ठीक है, कौन कौन से कारण है? सबसे पहले कर्क रेखा की उपस्थिति, दूसरा समुद्र से दूरी, तीसरा तीसरा कारण क्या होगा? भारत के मध्य में स्थित होना, भारत के मध्य में स्थित होना। और चौथा कारण क्या है? समुद्री प्रभाव। समुद्री प्रभाव यहाँ पे नहीं पहुंचता है। यदि मान लीजिए समुद्र में कोई जलधाराएं चल रही है, तो उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में तो नहीं पड़ेगा। इस कारण वह मध्य प्रदेश की जलवायु को भी प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट इसलिए आईएमपी है, अभी सिलेबस हमारा चेंज हुआ है। ठीक है, न्यू सिलेबस है। और जब भी सिलेबस चेंज होता है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्री का पेपर रहता है, वो कैसा रहता है? कॉन्सेप्चुअल रहता है। ठीक है, फैक्ट ज़्यादा नहीं पूछेंगे, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। ठीक है, किस पे? कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट आईएमपी, यहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। 50 से 60 क्वेश्चन पूरे 10 यूनिट से आपको कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में ही मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जलवायु। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जलवायु के निर्धारण वाले कारक कौन कौन से हैं। किसी भी क्षेत्र का तापमान, तापमान के पश्चात उस क्षेत्र में होने वाली वर्षा, ये दो प्रमुख कारण हैं जो जलवायु को निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब जलवायु होती क्या है? तो किसी भी क्षेत्र विशेष की औसत मौसमी दशाओं को, औसत मौसमी दशाओं को ही क्या बोलते हैं हम लोग? जलवायु। किसी भी क्षेत्र विशेष की औसत मौसमी दशाओं को ही क्या बोलते हैं? जलवायु। यदि हम लोग यूएनओ की डेफिनेशन के हिसाब से बोलते हैं, या फिर एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है, 31 वर्षों का जो मौसम होगा उसी के औसत को ही क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलवायु, या फिर क्लाइमेट कहते हैं।
ठीक है, आपको याद रखना 31 वर्ष, यदि वो कहीं पूछ ले आपको फैक्ट में, तो 31 वर्ष भी आप याद रख सकते हैं। और जलवायु के निर्धारण में दो प्रमुख कारक होते हैं, तापमान और वर्षा। हम लोग सिलेबस में सबसे पहले तापमान देखेंगे, तापमान के पश्चात वर्षा, और वर्षा के पश्चात दिया हुआ है क्या यहाँ पे, ऋतुएं। ठीक है, कितनी ऋतुएं होती हैं, 4 प्रकार की ऋतुएं होती है वैश्विक परिदृश्य में देखें तो, और भारतीय परंपरा के अनुसार 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। ठीक है, हम लोग इसका भी विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि जलवायु है क्या, और जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और मध्य प्रदेश की जलवायु यदि उष्ण कटिबंधीय जलवायु है तो उसको निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आपको 4 कारक याद रखने, सबसे पहले कर्क रेखा की उपस्थिति, दूसरा समुद्र से अधिक दूरी, तीसरा भारत के मध्य में स्थित होने के कारण, ठीक है, और चौथा क्या है, समुद्री प्रभाव। समुद्री प्रभाव यहाँ पर कम होता है। ठीक है, जब यदि समुद्री प्रभाव कम होगा तो यहाँ के वार्षिक और दैनिक तापांतर में भी क्या होगा, अधिक अंतर होगा। ठीक है, इस कारण यहाँ पे वर्षा कैसी होगी, तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ पे कम वर्षा होगी। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं जलवायु के अंदर तापमान। ठीक है, एक बार आप मैप देख लीजिएगा कि किस किस जिले से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। प्रीलिम्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, 14 कुछ 8 राज्य होते हैं, और मध्य प्रदेश के कितने, 14 जिले होते हैं। ठीक है, 14 से 13, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, आप फिर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के निर्धारक कारक में सबसे पहले तापमान। हमारे सिलेबस में दिया हुआ है क्या, ऋतुएं, तापमान और वर्षा। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले तापमान। चलिए तापमान देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको स्लाइड में लगा ही दिया, डायरेक्ट नोट्स की फोटो लगाइए आप, ऐसे ही सेम टू सेम नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जैसे ही क्लास एंड होगी वैसे ही। ठीक है, देखिए तापमान, तापमान क्या है, सूर्य विकिरण की मात्रा, कोई क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं, या फिर उसकी तप्तता कोई क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। इसकी सूर्य विकिरण की मात्रा। अब मान लीजिए, देखिए सबसे अधिक तापमान कहाँ पर होगा, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री से 23.5 उत्तरी और 23.5 दक्षिणी गोलार्ध के मध्य होगा। ठीक है, और इसी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के में ही क्या आता है, हमारा मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए कैसा होगा जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगा, और यहाँ पे तापमान भी कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक है, जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा तो प्रदेश के तापमान में कैसी होगी, वृद्धि होगी। लेकिन प्रदेश में उपस्थित वनों की सघनता, पर्वत पठार की उपस्थिति के कारण यहाँ पे तापमान के वितरण में क्या पाई जाती है, विषमता पाई जाती है। ठीक है, तापमान का वितरण कैसा होगा, यहाँ पे अलग अलग होगा। यदि हम लोग देखें, अब मैप में देखते हैं, ये देख लीजिए मैप, यदि यहाँ पर तापमान, जब सूर्य जैसे ही उत्तरायण होगा, ठीक है, 23.5 पर लंबवत प्रतीत होगा सूर्य, तो यहाँ के तापमान में वृद्धि होगी। लेकिन दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी तापमान में क्या होगी, भिन्नता पाई जाएगी। अब देख लीजिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में तापमान का सीधा संबंध समुद्र की निकटता से है। ठीक है, और समुद्र की सतह से ऊंचाई है। देखिए समुद्र की यदि निकटता होगी तो वहां का तापमान एज कंपेयर टू भू आवेष्टित राज्यों की तुलना में यहाँ पर पे क्या होगा, तापमान कम होगा। ठीक है, और यहाँ का वार्षिक तापांतर भी कैसा होगा, न्यून होगा, जबकि भू आवेष्टित राज्यों का तापमान कैसा होता है, अधिकतम होता है। तो यही कहना चाह रहा है ये कि मध्य प्रदेश में तापमान का सीधा संबंध समुद्र की निकटता और समुद्र की सतह से ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये सतह लिखा हुआ है, समुद्र की सतह से ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे ही मार्च में सूर्य उत्तरायण होता है तो प्रदेश के तापमान में क्या होती है, वृद्धि होगी। क्या होगी, प्रदेश के तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, जब वृद्धि होगी तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब वृद्धि होगी तो प्रदेश में जो तापमान होगा वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होगा। ठीक है, यदि यहाँ 23.5 में तापमान अधिक है तो उसके पश्चिमी और पूर्वी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी भाग में एज कंपेयर टू तापमान वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर न्यून होगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग मई महीने में पहुंचते हैं तो मई महीने में उत्तरी भागों में, प्रदेश के उत्तरी भागों में औसत तापमान कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 42 डिग्री
सेल्सियस होता है। लेकिन दक्षिणी पूर्वी और दक्षिण पश्चिम में तापमान अपेक्षाकृत क्या होगा, यहाँ पे न्यून तापमान होगा। कैसा होगा, न्यून तापमान होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक डेटा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उत्तरी भागों में कितना है, 42 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन वही खंडवा का तापमान कितना होगा, 31.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक, आई होप आप ये तापमान वाला सेक्शन थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। जैसे ही हम लोग जून में पहुंचते हैं, ठीक है, जैसे ही जून में पहुंचते हैं तो एकदम से जो सन होता है या सूर्य होता है वो 23.5 डिग्री पर लंबवत चमकता है। ठीक है, जब लंबवत होगा तो यहाँ के औसत तापमान में मई की तुलना में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। क्यों कमी होगी, इसका कारण क्या होगा, मेघों का आच्छादन और मानसून का आगमन होगा। ठीक है, जैसे ही 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है, कहाँ पर, कर्क रेखा पर, और 21 जून के पश्चात सूर्य पुनः दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है, तो वैसे ही तापमान में कमी आने लगती है। और मानसून का आगमन कब होता है भारतीय क्षेत्र में, 1 जून के आसपास। तो बादलों की क्या होती है, यहाँ पे आगमन होता है, बादलों का आगमन होगा तो यहाँ के तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। और कमी आएगी तो यहाँ का जो औसत तापमान है उसमें भी क्या होगी, कमी होगी। तो ये दर्शाता है कि मानसून के आगमन और मेघों के आगमन के कारण प्रदेश के तापमान में मई जून के महीने में गिरावट दर्ज की जाएगी। ठीक है, आप आई होप आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे कि मार्च में जब सूर्य उत्तरायण प्रारंभ करता है तो तापमान में वृद्धि होती है, और पीक हाईएस्ट तापमान कब बढ़ता है, मई में, जो अभी महीना चल रहा है ना, इसी में आपको अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। और प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा, गंज बासौदा विदिशा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। ठीक है, और जैसे ही जून महीना स्टार्ट होता है, 1 जून को मानसून का आगमन होता है और बादलों का आगमन होता है, तो तापमान में अचानक वृद्धि कमी होती है, सॉरी कमी होने लगती है तापमान में। ठीक है, और जैसे ही जुलाई में बरसात होने लगती है तो तापमान में पूर्णतः क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और सितंबर अक्टूबर में जब बादल छट जाते हैं या फिर बादल वापिस चले जाते हैं तो यहाँ पे आकाश क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और तापमान में पुनः वृद्धि होगी। इसे द्वितीय ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब अक्टूबर माह में आकाश स्वच्छ हो जाता है या फिर बादलों की वापसी हो जाती है तो वहां के तापमान में पुनः आपको क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। इसे ही क्या बोलते हैं, अक्टूबर की ऊष्मा या अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। इसे ही द्वितीय गर्मी के नाम से या द्वितीय ग्रीष्म ऋतु भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में दैनिक तापांतर मार्च में सबसे अधिक होता है। दैनिक तापांतर कब होता है, मार्च के महीने में। ठीक है, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट, है ना, तो आपको ये याद रखना ये फैक्ट, क्योंकि इस समय आकाश स्वच्छ एवं वायु में क्या होती है, आर्द्रता में कमी आती है। इस कारण वहां के दैनिक तापांतर में क्या होगी, सबसे अधिक होगा या दैनिक तापांतर अधिक होगा वहां पे, कहाँ पे, मार्च के महीने में। ठीक है, आई होप ये आप ये तापमान समझ गए होंगे। ठीक है, और मध्य प्रदेश में एक क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान किस महीने में दर्ज किया जाता है, तो मई के महीने में। ठीक है, आपको जून नहीं लगाने का है। ठीक, आई होप आप ये समझ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, क्या ये तो तापमान हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे अब वर्षा, क्या देखेंगे, वर्षा। राज्य की वर्षा की मात्रा की दृष्टि से, ठीक है, जो राज्य है यहाँ पे वर्षा औसत कितनी होती है, और यह औसत वर्षा कितनी है, 112 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू हिंदी ग्रंथ एकेडमी। जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी में लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी बाहर का डेटा ये नहीं है। वर्षा क्या होती है, सबसे पहले तो बारिश का होना ही वर्षा कहलाता है। ठीक है, अब वर्षा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की वर्षा होती है। ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। कौन सी, संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा, और साथ ही पर्वतीय वर्षा। ठीक है, बताइए मध्य प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा देखने को मिलेगी आपको, पर्वतीय वर्षा। क्यों पर्वतीय वर्षा होती है, मध्य प्रदेश में कितनी पर्वत श्रृंखला है स्टूडेंट्स, बताइए, कमेंट्स करिए। 3 पर्वत श्रृंखला की प्रधानता है। ठीक है,
प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब में आपको 2 ही देखने को मिलेगा, लेकिन हिंदी ग्रंथ एकेडमी में अरावली को भी प्रदेश का हिस्सा माना जाता है, जो मालवा के क्षेत्र से कहीं ना कहीं संबंध रखता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है, विंध्याचल पर्वत, और ये क्या है, सतपुड़ा रेंज है। यही पर्वत पवनों के दिशा में अवरोध के रूप में काम करते हैं, और यही बारिश कराने में क्या होते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा पर्वत किस प्रकार वर्षा कराने में सहायक होते हैं। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग। देखिए, राज्य की औसत वर्षा कितनी है, 112.3 सेंटीमीटर है। राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग, यह उत्तर पश्चिमी भाग कैसा रहता है, अर्ध शुष्क रहता है, जबकि दक्षिणी पूर्वी भाग, ये वाला भाग दक्षिणी पूर्वी भाग कैसा रहेगा, आर्द्र रहेगा। ठीक है, वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं से होती है। ठीक है, कितनी शाखाएं होती है, 2 शाखाएं होती है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी शाखा है। सबसे पहले ये अरब सागर की शाखा, ठीक है, और दूसरा क्या है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, 2 शाखाओं से वर्षा होती है। ठीक है, कौन कौन सी, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। मध्य प्रदेश की वर्षा का वितरण 2 कारकों द्वारा निर्धारित होता है। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी से दूरी, और दूसरा क्या है, पहाड़ी तथा पर्वतीय भागों की श्रृंखला, जैसा कि मैंने आपको ये डायग्राम में बताया था। क्या अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा मैकाल रेंज। ठीक है, इनके कारण ही वर्षा का वितरण प्रदेश में निर्धारित होता है। इस किसके कारण, बंगाल की खाड़ी से दूरी और पहाड़ी एवं पर्वतीय भागों की श्रृंखला। ठीक है, और हमारे यहाँ किस प्रकार की वर्षा होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण मानसूनी वर्षा होती है। ठीक है, और उस वर्षा को क्या बोलते हैं, पर्वतीय वर्षा कहा जा सकता है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। देखते हैं, शीतकाल में अक्टूबर से फरवरी में वर्षा कितनी होती है, 12 से लेकर के 8 सेंटीमीटर होती है, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात व शीतकालीन बौछार के द्वारा होती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, मावट बोलते हैं, और माहोट भी कहा जाता है इसे। ठीक है, क्या कहा जाता है, मावट या फिर माहोट कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वर्षा समझ में आई होगी। ठीक है, अब वर्षा देखिए, मध्य प्रदेश के 4 वर्षा क्षेत्र है। डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन है और ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, जहाँ पे वर्षा कितनी होगी, 75 सेंटीमीटर तक की होगी। ठीक है, कौन सा है, आप देख लीजिए, ये है डायग्राम में। पहला क्षेत्र मध्य भारत का पठार वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे कैसी होगी वर्षा, 75 सेंटीमीटर से भी कम होगी। और दूसरा क्षेत्र कौन सा, औसत से कम वर्षा। औसत वर्षा कितनी है हमारी, 112 सेंटीमीटर है, तो उससे कम कितनी होगी, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की। तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, वो मालवा का क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, कौन सा मालवा, पश्चिमी मालवा। ठीक है, पश्चिमी मालवा और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे वर्षा कैसी होगी, औसत से कम वर्षा होगी। वहीं तीसरा क्षेत्र है हमारा औसत से अधिक वर्षा, जहां वर्षा 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक की होती है, वहां पर औसत से अधिक वर्षा। और वो क्षेत्र कौन कौन सा होगा, पूर्वी मालवा। ठीक है, साथ साथ पन्ना रीवा का पठार। ठीक है, ये 2 प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे जहां औसत से अधिक वर्षा होती है। और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जहां 150 सेंटीमीटर से भी अधिक अधिक वर्षा होती है, वो कौन सा है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश। ठीक है, जिसमें सिवनी, बालाघाट, मंडला, शहडोल, ये सब जिले आते हैं। और प्रदेश में सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है, पचमढ़ी पे होती है। कितनी होती है, 212 सेंटीमीटर के आसपास होगी। कितनी, 212 सेंटीमीटर के आसपास। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होगी, पचमढ़ी में। पचमढ़ी किस राज्य में आता है, ये किस राज्य के किस जिले में आता है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक, आई होप आप ये समझ गए होंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ा ही दिया है। कब पढ़ा है मैंने, भारत के जलवायु वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे मैं सीधे आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, फैक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो हमारे बन चुके हैं। ठीक है, अब ये फैक्ट आपको एज इट इज आपके प्रीलिम्स में दिख जाएंगे कि प्रदेश की वर्षा के वितरण में 2 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रमुख कारक क्या होगा, बंगाल की खाड़ी से दूरी, और दूसरा क्या होगा, पर्वत श्रृंखलाओं की प्रधानता। और तीसरा, यदि वो ऑप्शन दे दे इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों, तो आपको आंसर क्या करना है, इनमें से दोनों आंसर होंगे। देखिए, आई होप आप समझ गए होंगे कि वर्षा कैसे निर्धारित होती है प्रदेश में।
ठीक है, और कौन कौन सी शाखा से वर्षा होती है। अब देखिए प्रीलिम्स का एक फेवरेट क्वेश्चन आता है कि वर्षा, सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है। ठीक है, तो बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं इसका। ठीक है, अब ये देख लिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है वर्षा के वितरण में दो कारक प्रमुख होते हैं। पहला क्या, बंगाल की खाड़ी से दूरी। तो देखिए, जैसे ही, सबसे पहले तो हम लोग भारत का मैप देखते हैं। जैसे ही दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करते, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर कराते हैं, मालाबार तट में। फिर इसके उपरांत फिर पश्चिमी घाट होते हुए फिर ये कहाँ पर प्रवेश करता है, मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं। जैसे ही सतपुड़ा पर्वत से टकराएगा तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षात करवाएगा। ठीक है, पचमढ़ी वाले क्षेत्र में। इसके पश्चात जब जैसे ही आगे बढ़ेगा ये विंध्याचल पहाड़ी वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर वर्षा कैसी हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। लेकिन यहाँ से बंगाल की खाड़ी से भी क्या, पवन आर्द्रता लेकर के प्रवेश करती है विंध्याचल वाले क्षेत्र में। तो बघेलखंड में दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। किससे, अरब सागर की शाखा से और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से भी वर्षा होती है। ठीक है, तो ये तो आपको जैसे ही वहां पे विकल्प, जो विकल्प दिया रहेगा उस विकल्प के हिसाब से आपको आंसर टिक करना है। लेकिन मैं कहूँ कि सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों शाखाओं से वर्षा हो रही है। ठीक है, और अधिकांश वर्षा किससे होती है, बंगाल की खाड़ी वाली से। ठीक है, किसी किसी प्राइवेट पब्लिकेशन में दिया हुआ है, लेकिन हिंदी ग्रंथ एकेडमी में स्पष्टता इसका उत्तर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप फिर भी आंसर टिक करेंगे तो बंगाल की खाड़ी ही आपको टिक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप ये समझ गए होंगे। और एक मेंस का क्वेश्चन आता है वर्षा की परिवर्तनशीलता या फिर वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है, 2019 के मेंस में 6 मार्कर में क्वेश्चन पूछा था, वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या होती है। तो औसत से अधिक या कम वर्षा का होना ही क्या है, परिवर्तनशीलता है। मान लीजिए प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है, 112 सेंटीमीटर है। यदि इससे कम वर्षा हुई तो वर्षा की परिवर्तनशीलता है, और इससे अधिक वर्षा हुई तो वर्षा की ये भी क्या है, परिवर्तनशीलता है। यदि वर्षा कम मात्रा में हो रही है तो ये नकारात्मक हो जाएगा, और जो अधिक होगी वो क्या होगा, सकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, कम वर्षा क्षेत्र में वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या होती है, अधिक होती है। मान लीजिए जहाँ पे कम वर्षा हो रही है तो यहाँ पे परिवर्तनशीलता कैसी होगी, अधिक होगी। ये अपोजिट में चलता है ना, आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये कौन सा पेपर हुआ था अभी, मुझे याद नहीं आ रहा, फॉरेस्ट का पेपर हुआ था शायद, उन्होंने पूछ लिया था कि वर्षा की परिवर्तनशीलता किस जिले में सर्वाधिक होगी, खंडवा में, शहडोल में, या फिर बालाघाट में, या फिर सिवनी में। तो उसका सही आंसर था क्या, खंडवा में। ठीक है, कैसे होगा वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो क्या है, जहां वर्षा कम होगी वहां पे वर्षा की परिवर्तनशीलता कैसी होगी, अधिक होगी। और जहां वर्षा की मात्रा अधिक होगी वहां पे परिवर्तनशीलता कैसी होगी, न्यून होगी या फिर कम होगी। ठीक है, अब प्रदेश में परिवर्तनशीलता, जैसे ही हम लोग दक्षिण पूर्वी से लेकर के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा की परिवर्तनशीलता में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। ठीक है, जैसा कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में वर्षा की परिवर्तनशीलता 15% है, वैसे ही जब हम लोग मालवा में प्रवेश करते तो 25 से 35%, और जैसे ही हम लोग मध्य भारत के पठार में पहुंचे तो वहां पे परिवर्तनशीलता कितनी हो जाती है, 35% हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, यही कंसेप्ट है। जैसे ही हम लोग दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम क्षेत्र की ओर गमन करेंगे तो वर्षा की परिवर्तनशीलता में वृद्धि होते जाएगी, यही कंसेप्ट है। अब इसी कंसेप्ट को लेकर के आप आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसने पूछा क्या था कि किस जिले में वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक होगी। तो देखिए यहाँ पे उसने 3 जिले दे दिए थे, कहाँ के, दक्षिण पूर्वी के, शहडोल, सिवनी, बालाघाट, और एक जिला दिया था उसने क्या, खंडवा। कहाँ का दिया था ये, पूर्वी वाले क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता, खंडवा। ठीक, आई होप आप ये कंसेप्ट समझ गए हैं। अब मालवा में परिवर्तनशीलता कितनी है वर्षा की, 25 से लेकर के 35%। अब जिले के आधार पर देख लेते हैं, शहडोल में कितनी है, अप्रोक्स 11%। भिंड में कितनी है, 48.4%। वहीं खरगोन में कितनी है, 48.9%। तो सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता कहाँ देखने को मिलेगी आपको, खरगोन वाले क्षेत्र में। यदि खरगोन नहीं आ रहा है तो आपको आंख बंद करके आंसर टिक करना है क्या, भिंड। ठीक है, और राज्य की औसत वर्षा की परिवर्तनशीलता कितनी है, 19.5 है।
ठीक। आई होप आपको ये वर्षा की परिवर्तनशीलता भी समझ में आई होगी। यहाँ से भी आने वाले क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का फेवरेट टॉपिक है जलवायु, और इवन मध्य प्रदेश की जलवायु तो उसका फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग देखते हैं क्या ऋतु में। ठीक है। ऋतुएं क्या होती है? सबसे पहले तो एक छोटे से समय खंड में मौसम का बदलना, ठीक है, या फिर हवाओं का आगमन क्या कहलाता है? ऋतुएं कहलाता है। ठीक है। अब देखते हैं प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। उष्ण ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और सूखी शीत ऋतु। देखिए वैज्ञानिकों ने वैश्विक परिदृश्य में वैश्विक परिदृश्य में ऋतुओं की संख्या कितनी बताई है? 4 बताई है। ठीक है। वहीं भारतीय परंपरा में भारतीय परंपरा में 6 प्रकार की ऋतुएं होती है। वसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ये सब ऋतुएं क्या हो जाती है? इसमें ऐड हो जाती है। ठीक है। आई होप मैंने आपको ये ऋतु वाला सेक्शन भारत की, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे या फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको ऋतुएं बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे वो निर्धारित होती है। ठीक है। कितना क्या समय होता है। ठीक। आई होप स्टूडेंट आप वो लेक्चर को जाके देख सकते हैं, मैं उसे पिन कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। ठीक है। जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी में दिया हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। कहीं का कोई बाहर क्वेश्चन नहीं है इसमें, सारा कंसेप्ट हिंदी ग्रंथ एकेडमी। किताब का नाम है श्री कमल शर्मा जी, मध्य प्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन, श्री कमल शर्मा जी की किताब है। ठीक है। उसी में से सारा कुछ डेटा लिया गया है, कहीं भी प्राइवेट पब्लिकेशन का डेटा नहीं है। ठीक है। तो आइए, उष्ण कटिबंधीय ग्रीष्म ऋतु कब स्टार्ट होती है? मार्च से जून के तीसरे सप्ताह तक की चलती, जब सूर्य कैसा होता है? उत्तरायण होता है। ठीक है। और यहाँ पे मई का औसत तापमान कितना रहता है? 29.4 डिग्री सेल्सियस। जबकि ग्वालियर, मुरैना और दतिया का तापमान कितना रहता है? 42 डिग्री सेल्सियस। जबकि दक्षिणी बालाघाट का तापमान अपेक्षाकृत क्या होगा? यहाँ पे कम होगा, कितना? 40 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। और इस समय हवा में आर्द्रता क्या होगी? न्यून होगी। आकाश कैसा होगा? स्वच्छ होगा और धूल भरी हवाएं चलेंगी। ठीक है। क्यों चलेगी? वही, क्योंकि जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है तो वहां के क्षेत्र की हवाएं ऊपर उड़ जाती है और नीचे कैसा क्षेत्र बन जाता है? न्यून वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। ये कंसेप्ट भी मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था? इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया था। ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, सबसे पहले आप वो क्लास देख सकते हैं, इसके बाद ये क्लास देखेंगे आप, तो आपको सरलता से ये समझ में आएगा। ठीक है। और प्रदेश की ग्रीष्म ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? उनाला के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? उनाला के नाम से। अब आते हैं वर्षा ऋतु। तो 15 से 20 जून से प्रारंभ होकर के सितंबर तक के चलती है वर्षा ऋतु। यहाँ पे वायु में आर्द्रता बढ़ना प्रारंभ हो जाती है और निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है यहाँ पे। ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून नर्मदा एवं ताप्ती घाटियों तथा दक्षिण की पेंच नदी घाटी से प्रवेश करता है। कहाँ पर? नर्मदा, ताप्ती और पेंच नदी घाटी से प्रवेश करता है, जिससे निकटवर्ती पर्वतीय तथा ऊंचे पठारी प्रदेशों में वर्षा कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक है। और राज्य की औसत वर्षा कितनी है? 112.3 सेंटीमीटर है। ठीक। और प्रदेश की वर्षा ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? सियाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट। सियाला, उनाला और चौमासा। ठीक है। उनाला किसे बोलते हैं? ग्रीष्म ऋतु को। वर्षा ऋतु को शियाला और सूखी शीत ऋतु को चौमासा बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सूखी शीत ऋतु कब से प्रारंभ होती है? अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के चलती है। ठीक है। अब सूखी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है। ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? शीत ऋतु। हल्की वर्षा होती है जिसे क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं। ठीक है। मावट कितनी कितनी वर्षा कराती है मावट? 12 से लेकर के 18 सेंटीमीटर कराती है। ये भी पूछ सकता है ना आपसे प्रीलिम्स में। ठीक है। फैक्चुअल तो पूछना ही है, कंसेप्ट पूछेगा। इस बार का पेपर ऐसा लग रहा है कि कॉन्सेप्चुअल ही आएगा, क्योंकि नया सिलेबस मैंने आपको बताया है। ठीक है। जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होता है, ठीक है, जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होता है तो प्रदेश के तापमान में क्या होती है? कमी देखने को मिलती है। ठीक है। वर्षा एवं आर्द्रता की अधिकता के कारण भी ऐसा होता है।
क्यों होता है? क्योंकि तापमान में कमी आ रही है, वर्षा क्या हो जाएगी यहाँ पे, कम होती जाएगी, और वहां के तापमान में गिरावट होगी, तो वहां पे कैसा ठंडा क्षेत्र बनेगा। ठीक है। और शीत ऋतु में मौसम कैसा रहता है? सूखा रहता है, और जिसे किस नाम से जाना जाता है? चौमासा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, वर्षा के बाद तापमान, तापमान के बाद ऋतुएं। ठीक है। प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुओं का अध्ययन करना है। ठीक, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि तापमान क्या है। प्रदेश का तापमान, औसत तापमान कितना होता है? मई का औसत तापमान कितना होता है? 29.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप वर्षा, तापमान, ऋतुएं समझ गए हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, कोपेन के आधार पर प्रदेश की जलवायु। ठीक है। कोपेन के आधार पर सबसे पहले एक भारतीय मौसम वैज्ञानिक है AR सुब्रमण्यम, और साथ में CR श्रीमन नारायण। इन्होंने कोपेन की जलवायु वर्गीकरण को समझा। सबसे पहले इन्होंने कोपेन की जलवायु वर्गीकरण को समझा। उसके पश्चात उन्होंने प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। और पहली जलवायु क्या बोला उन्होंने? आर्द्र शुष्क जलवायु, या इसी ही हम क्या बोलते हैं, स्टेपी जलवायु। अब देखिए ये कहाँ पर मिलेगा हमको स्टेपी जलवायु? ये वाले क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है। और इसे किस से डिनोट किया था कोपेन ने? BSH, स्टेपी जलवायु को। मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में कोपेन, थर्नफेट दोनों समझाया है। ठीक है। तो BSH कौन सा? स्टेपी क्षेत्र है। कौन सा? मध्य भारत का पठार वाला क्षेत्र। ठीक है। दूसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? गर्म शीतोष्ण। क्या है? गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु। इसे क्या बोला उसने? CWG। ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, मध्य वाला क्षेत्र हो जाएगा CWG। जी का अर्थ है क्या? गंगा, गंगा नदी। ठीक है। IMP है, आपको ये याद रखना है। ठीक है। गंगेटिक क्षेत्र बोलते हैं जिसे हम लोग। और यहाँ पर औसत वर्षा कितनी होती है? यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। कितनी? 100 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ पे स्टेपी वाले क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? 80 सेंटीमीटर यहाँ पे औसत वर्षा होगी। ठीक है। अब तीसरा क्षेत्र उन्होंने क्या, कौन सा बोला? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र। ठीक है। अब यहाँ पे वर्षा कितनी होगी? 150 सेंटीमीटर से अधिक होगी। और ये कौन सा वाला क्षेत्र होगा? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र होगा। और इसे क्या नाम दिया? AM टाइप की जलवायु नाम दिया। किसने? कोपेन ने। और इसको दर्शाया किसने? AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण ने समझाया। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए कोपेन ने, मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, कोपेन ने जलवायु को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले तापमान, तापमान के पश्चात वर्षा, और वर्षा के पश्चात उस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति के आधार पर जलवायु को निर्धारित किया था। और इन्हीं 3 कारकों को आधार मान करके AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण जी ने प्रदेश की जलवायु को भी 3 भागों में बांटा है। एक बार और रिपीट करते हैं। स्टेपी जलवायु BSH, दूसरा गर्म शीतोष्ण जलवायु जिसे CWG गंगेटिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं, और तीसरा क्या है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जहां पे वर्षा कितनी होगी? 150 सेंटीमीटर से अधिक होगी। ठीक है। और इसे क्या नाम दिया है? AM नाम दिया है। ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो बनना तय ही है। ठीक है। अब ये, हाँ ये देख लीजिए, ये अगली स्लाइड में यही लिखा हुआ है। ठीक है। AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण ने मध्य प्रदेश की जलवायु का अध्ययन तापमान एवं वर्षा के आधार पर किया। ठीक है। जिस प्रकार कोपेन ने विश्व की जलवायु को 11 भागों में बांटा था, 11 से 12 भागों में, उसी प्रकार AR सुब्रमण्यम ने प्रदेश में 3 प्रकार की जलवायु को देखा। पहली कौन सी जलवायु है? स्टेपी तुल्य जलवायु, जिसे क्या बोलते हैं? आर्द्र शुष्क जलवायु। इसे ही क्या बोलते हैं? BSH। वर्षा क्या होगी यहाँ पे? 80 सेंटीमीटर। वनस्पति कैसे होंगे? कटीले होंगे। और कहाँ पर मिलेगा? चंबल घाटी क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है। कहाँ पे? चंबल घाटी क्षेत्र। दूसरा प्रकार की जलवायु यहाँ पर कौन सी? गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, जिसे क्या बोला है? CWG। यहाँ पे वर्षा कैसी होगी? 100 सेंटीमीटर से अधिक होगी। और ये कौन सा हो जाएगा? मालवा का आंशिक क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है। और रीवा पन्ना का पठार। ठीक है। और तीसरी जलवायु उन्होंने बोला उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसे क्या बोला उन्होंने?
AM। वर्षा कितनी होगी? 150 सेंटीमीटर से अधिक होगी। यहाँ पे वनस्पति कैसी रहेंगी? सदाबहार वर्षावन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं थर्नथवेट के अनुसार। ठीक है, देखते हैं थर्नथवेट के अनुसार उसने 3 प्रकार के क्षेत्र बताया। पहला क्या है? तर या वेट आर्द्र जलवायु। कहाँ पर है ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, पहले नंबर का। और इसे क्या बोला उसने? ए डेस आर के नाम से डिनोट किया। फिर दूसरा क्या है? शुष्क अल्प आर्द्र जलवायु। ये वाला क्षेत्र हो जाएगा कौन सा? दूसरा वाला क्षेत्र कौन सा है? ये मध्य भारत का क्षेत्र हो जाएगा ये। ठीक है, और तीसरा क्या बोला इन्होंने? अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र। कौन सा है? मध्य वाला भाग, मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये तीनों के आपको नाम याद रखने किसके अनुसार? थर्नथवेट के अनुसार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रदेश के जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए यहाँ स्लाइड में लिखा ही हुआ है। सबसे पहले तो उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान देखिए डायग्राम में, ये वाले क्षेत्र को बोलते हैं क्या? उत्तर भारत का मैदान। यहाँ पे वर्षा कैसी होगी? यहाँ पे 75 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 75 सेंटीमीटर। ग्रीष्म ऋतु कैसी होगी? सशक्त होगी। और साथ ही शीत ऋतु भी कैसी होगी? यहाँ पे सशक्त होगी। ठीक है, और क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड का क्षेत्र, रीवा पन्ना पठार और मध्य भारत पठार। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु मिलेगी आपको। किस प्रकार की? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। ठीक है, और यहाँ के तापांतर में भी क्या होगी? अधिकता होगी। एक दूसरा क्षेत्र देखते हैं, जलवायु क्षेत्र सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा? ये देखिए, ये है सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु कैसी होगी? साधारण होगी। जबकि शीत ऋतु भी क्या होगी? वहां पे साधारण होगी, यानी कि जलवायु थोड़ा सा सम प्रकार की जलवायु मिलेगी। लेकिन वर्षा यहाँ पे क्या होगी? अधिकतम वर्षा होगी। कितनी होगी? 125 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक के। और यहीं पर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पचमढ़ी है। यहाँ पर कितनी वर्षा हो रही है? 212 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा क्षेत्र देखेंगे हम लोग, मालवा का पठार। ठीक है, यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ना ही अधिक ठंड और ना ही अधिक गर्मी। पाइयान ने इसे विश्व की किसी सबसे सुखद जलवायु कहा है। ठीक है, इसने फाइयान, फाइयान कहाँ से आया था? चीन से आया था। ठीक है, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा कितनी होगी? 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर होगी। ठीक, मालवा के क्षेत्र में 75 कहाँ पर होगी? पश्चिमी मालवा में। और 100 कहाँ पर होगी? पूर्वी मालवा में होगी। ठीक है, आपको मैंने कंसेप्ट बताया था वर्षा की परिवर्तनशीलता, तो आप याद करिए वो कंसेप्ट और इसी के आधार पर लगाइएगा। तो पूछ सकते हैं वो लोग प्रीलिम्स में, पूर्वी मालवा में कम वर्षा होने के कारण क्या है, जबकि पश्चिमी मालवा में कम वर्षा होने के कारण क्या है, और जबकि पूर्वी मालवा में वर्षा के अधिक होने के कारण क्या है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, फिर चौथा क्षेत्र है हमारा नर्मदा घाटी क्षेत्र। ये देखिए, ये है बीच में नर्मदा घाटी क्षेत्र, चौथा क्षेत्र है। ये अधिक गर्म होगा, लेकिन ठंड यहाँ पे क्या होगी? साधारण होगी। ठीक है, अधिक गर्म क्यों होगा? बताइए, अधिक गर्म क्यों होगा? अब यहाँ से देखिए कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर क्या है? यहाँ पे पर्वतों की प्रधानता है। और ठंड साधारण होगी। वर्षा कैसी होगी? 100 से लेकर के 110 सेंटीमीटर के मध्य में होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब पांचवा क्षेत्र है, अंतिम क्षेत्र है, बघेलखंड पठारी क्षेत्र। ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर क्या होगी? सशक्त होगी। और शीत ऋतु क्या होगी? साधारण होगी। और वर्षा कैसी होगी? यहाँ पे 120 से लेकर के 125 सेंटीमीटर होगी। ये वाला क्षेत्र है बघेलखंड पठारी क्षेत्र। ठीक है, और ये किसके अनुसार है? ये हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब आई है ज्ञान संपदा, उसमें दिया हुआ है मध्य प्रदेश के 5 जलवायु क्षेत्र। ठीक है, प्राइवेट पब्लिकेशन में कितना दिया हुआ है? 4 प्रकार के जलवायु क्षेत्र है। लेकिन आपको क्या लगाना है? 5 लगाना है। कहाँ पे दिया हुआ है? ये ज्ञान संपदा में दिया हुआ है। और गवर्नमेंट की किताब ही ऑथेंटिक सोर्स होती है, इसलिए मैंने यहाँ से सारा कंटेंट लिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, और साथ ही इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे तुरंत ही मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग एमसीएस क्लासेस। इसके बाद हम लोग इसे एमसीक्यूज फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।